तो फ्रेंड्स ये फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है प्रकाश का प्रवर्तन। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, अति लघु और लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर कि समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक ही प्रकाश किरण की कितनी परावर्तित किरणें हो सकती है। समतल दर्पण पर पड़ने वाला एक ही प्रकाश किरण की कितनी परावर्तित किरणें हो सकती है। तो आपको पता है जैसे समतल दर्पण है, अगर इस पर तो एक जो किरण पड़ेगा तो एक परावर्तित किरण हुआ जिसको बोलते हैं आपतित किरण बोलते हैं। एक आपतित किरण हुआ, इस पर आपतित हुआ और एक इसे टकराकर उतना ही कोण पर, ये ऐसा तिरछा नहीं, ऐसा नहीं आएगा सोजा, ऐसा तिरछा आता है, ठीक है। तिरछा आएगा जैसे ऐसे आएगा तो वो ऐसा जाएगा वापस उसी कोण के थ्रू। आई आर जो कोण है वो बराबर हो गया, आप सभी को पता है। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण इसका आंसर हो जाएगा। किरणें हो सकती है तो दो किरण हो सकती है, आपतित किरण और परावर्तित किरण। दूसरा है कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण किस प्रकार परावर्तित होती है। तो आपको पता है कि जो समतल दर्पण उस पर लंबवत जो पड़ेगा तो वो वापस वैसे ही लौट जाएगा 0 डिग्री का कोण बनाते हुए। इसमें आपतन कोण परिवर्तन कोण ये 0 डिग्री होता है, ये भी हमने बताया था। तो उत्तर है कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है, उसी रास्ते के द्वारा लौट जाता है। हालांकि हमने यहाँ पर देखा ये लंबवत पड़ने वाला, लेकिन ऐसे जो आता है ना वो दूसरे रास्ते से लौटता है, बट माध्यम वही है, माध्यम हवा से आया तो हवा में ही चला जाएगा, ऐसा है इसमें। लेकिन इसमें लंबवत वाला में उसी रास्ते से आया, इस रास्ते से इसी रास्ते से वापस चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन बोला सब समतल दर्पण पर अभिलंब आपतन के लिए, अगर कोई समतल दर्पण है कुछ इस प्रकार से तो अभिलंब यानी लंबवत ऐसे आएगा, ठीक है, जैसे अभिलंब गुजरता था तो ऐसे आएगा। अगर आपतन कोण तो ये तो आपका 0 डिग्री से ही आएगा ना, चूँकि अभिलंब भी यहीं पे डालेंगे तो अभिलंब के साथ जहाँ पे ये आपतित किरण दिख रहा है वहीं पर हम लोग अगर अभिलंब को भी डाल देते तो इसके साथ ये 0 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। और ये परावर्तित किरण जब लंबवत आता है समतल दर्पण में तो ये परावर्तित किरण भी इसी दिशा में लौट जाता है, आपको पता है परावर्तित किरण भी इसी दिशा में लौट जाएगा ऊपर। तो ये एक भी कोण बना ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे किसी भी हमने अभिलंब डाला उसके साथ कोई झुकाव नहीं है, कोई फैलाव नहीं है, तो यहाँ पे कोण बनता नहीं। हमने पहले भी देखा था 0 डिग्री, आपतन आई भी 0 और आर भी 0, परिवर्तन कोण आपतन कोण सभी 0 डिग्री होगा। तो यहाँ पे 0 डिग्री होगा वैसे, ठीक है, 90 डिग्री लिखा हुआ बट यहाँ पे 0 डिग्री होगा, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन था चौथा में प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के परिवर्तन के आपको पता है कि 2 नियम होता है। पहला नियम क्या था कि आपतन कोण, परावर्तन कोण तथा विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। और दूसरा नियम था कि आई और आर बराबर होते हैं, ठीक है, यानी आपतन कोण तथा परिवर्तन कोण बराबर होते हैं, ये 2 नियम था इसका। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है समतल दर्पण से वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में क्या संबंध है। वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में क्या संबंध है समतल दर्पण में। तो आपको पता है समतल दर्पण से वस्तु दूरी अर्थात u और प्रतिबिंब दूरी मतलब कि v। तो आपको जितना दूर पे अगर ये दर्पण है तो जितना दूर पे ये वस्तु है उतना दूर पे प्रतिबिंब बनता है। तो ये आपको पता है प्रतिबिंब दूरी की बात बोल रहा था, दूरी ये दोनों दर्पण से सेम दूरी पे रहेंगे, जितना पीछे ये है दर्पण से इधर आगे उतना पीछे ही प्रतिबिंब बनेगा। तो वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी क्या होंगे, इसमें बराबर होंगे। 6 नंबर है कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार की होती है उनके नाम लिखना है। तो हमने भी पढ़ा था गोलीय दर्पण एक्चुअली में 2 ही प्रकार के होता है, ठीक है। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होता है, एक तो हमने जो पढ़ा था अवतल उत्तल वही होता है। तो यहाँ भी 2 प्रकार की होती है, अवतल और उत्तल। यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष क्या है। मुख्य अक्ष आपको पता है जो सी और पी से जाता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं मुख्य अक्ष। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव से और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। तो ये आपको याद रखना, काफ़ी इजी क्वेश्चन, ये सब कुछ बताया हुआ है। 8वां नंबर क्वेश्चन अवतल दर्पण के फोकस की परिभाषा दे। तो फोकस का परिभाषा देना है, तो कैसे देना है कि जैसे जैसे ये है मुख्य अक्ष, यहाँ पे एफ है और इधर सी है, तो जो भी किरण समानांतर आएगा वो एफ से गुजरता ही है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि अवतल दर्पण फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु होता है जहाँ मुख्य अक्ष के समानांतर ये जो किरण आ रही है वो आती है, और जो मुख्य अक्ष है वहाँ पे जहाँ पे मतलब मिलती है, ऐसा डिफिनेशन इसका है। जहाँ पे मिलती है उसी को फोकस बोलते हैं। चूँकि वो फोकस पे मिलता ही है तो किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहाँ मुख्य अक्ष के समानांतर आती किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद मिलती है। और वैसे हमने इसका डिफिनेशन और पहले थोड़ा सा अलग भी बताया था, तो वो भी आप याद कर सकते हैं अगर ये हल्का ना हो तो। 9 नंबर क्वेश्चन है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एफ और उसकी वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है। एफ और आर में आपको संबंध सीधा सीधी पता है, एफ जो है आर से आधा है और आर जो है एफ से दुगना है। तो एफ और उसकी वक्रता त्रिज्या में तो एफ बराबर आर बटा 2 हमेशा आपको याद रखना है, ठीक है।
F बराबर R/2 आधा होता है फोकस। तो 10वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक दर्पण का नाम बताया जो किसी वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब दे सके। तो आवर्धित यहाँ पे बोल रहा है, आपको यहाँ पे समतल दर्पण लिखा हो, बट ये नहीं होगा क्योंकि समतल दर्पण में पता आवर्धित नहीं, जितना आपका साइज है वही साइज का यहाँ पे प्रतिबिंब भी बनता है, उतना दूरी पे बनता है, साइज वाइज सब सेम होता है, सिर्फ यहाँ पे पार्श्विक परिवर्तन होता है। ये समतल दर्पण नहीं होगा। आवर्धित प्रतिबिंब बोल रहा है वो भी यहाँ पे सीधा की बात बोल रहा है, सीधा, और सीधा आपको पता है कि वो उत्तल दर्पण में बनता है। और आवर्धित से क्या तात्पर्य है, बड़ा और छोटा दोनों। तो यहाँ पे वस्तु है जिससे छोटा या फिर बड़ा, ये आवर्धित हुआ, ठीक है। आवर्धन जैसे प्रतिबिंब की जो भी छोटा हो या बड़ा हो, वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब छोटा, कितना छोटा है या फिर कितना बड़ा, वही होता है आवर्धन, ठीक है। वो तो हमने देखा भी था आवर्धन का क्या फार्मूला था। और इस आवर्धित का मतलब यहाँ पे वही है, छोटा बड़ा। तो ये सीधा की बात बोला है तो सिर्फ उत्तल दर्पण है जो आवर्धित यानी कि छोटा प्रतिबिंब और सीधा बनाता है, तो ये उत्तल दर्पण इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। वैसे इसको सुधारना पड़ेगा, ये उत्तल दर्पण इसका आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन था। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु का स्थान कहाँ होना चाहिए। एक ही केस था इसमें, 6 वाला लास्ट वाला केस था, जब हम लोग जैसे हम लोग अनंत से रख रहे थे वस्तु को, और लेकिन जब हम लोग यहाँ पे F है, यहाँ पे C है और यहाँ पर P है, जब हम लोग F और P के बीच में वस्तु को रखा था अर्थात यहाँ पे, तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनना था, सीधा वो भी, ठीक है। तो यही बोल रहा है यहाँ पर कि एक अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण में एक ही केस था जो हमने F और P के बीच में पढ़ा था, तो ये सबको याद होगा तो इजली ये बन जाएगा। तो वस्तु की स्थिति कहाँ पे है, F और P के बीच में। तो वस्तु या बिंब, जो भी हो, वस्तु या बिंब का स्थान ध्रुव तथा फोकस के बीच होना चाहिए। ध्रुव ये रहा और फोकस ये रहा, इसके बीच में होना चाहिए। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है यदि कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी हो, ठीक है। ये वाला हमने लिखाया नहीं था, बट ये भी यहाँ पे समझ लेते हैं कि वैसे शायद वीडियो में हमने बताया भी था कि यदि कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी हो तो, अच्छा ये वाला केस तो हमने देखा ही था, C है और यहाँ पर F है, और जब अनंत पे था तो छोटा बनता था, C और F के बीच में बनते थे तो उससे थोड़ा सा बड़ा बट छोटा ही बनता था। और जब हम लोग C पे रखते थे तो इसका प्रतिबिंब भी C पे ही बनता था, और कैसा बनता था, इक्वल साइज़ के बनता था, बराबर साइज़ का बनता था, ठीक है। ये वाला केस आपको बताया हुआ है। तो यदि कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ये प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर ही बनता है, ठीक है। ऐसा अगर हमने C पर ही रखेंगे तो वो C पर ही वस्तु बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा C पर ही, बराबर बनेगा, और ये उल्टा है ही, और इधर दर्पण के इधर बन रहा है तो ये वास्तविक बनता है। ये सब कुछ बताया हुआ है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन बोला है कि वस्तु दूरी U चिन्ह क्या होगा जब एक अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाता है। तो ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक हमने बोला था, यहाँ पे अवतल दर्पण की बात बोल रहा है। तो अवतल दर्पण में भी वस्तु को इधर ही रखेंगे, ठीक है। तो ये P है, P के इधर दूरी माइनस में ही होता है, और वो अगर उत्तल दर्पण होता तो भी हम लोग P इधर होता है और वस्तु इधर ही रखते हैं, और ये P से इधर ही है इसलिए भी ऋणात्मक होता है। तो उत्तल की बात करें चाहे अवतल की बात करें, वैसे अवतल है तो ऋणात्मक होगा, उत्तल भी हो रहता तो भी वस्तु ऋणात्मक में ही होता है, ठीक है, माइनस में ही होता है। 10 नंबर 14 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी वो बताना है। प्रकृति से तात्पर्य क्या होता है कि वो वास्तविक सीधा उल्टा है या काल्पनिक सीधा है। तो यहाँ पर देखिए 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण है, ऐसा समझ ले ये अवतल दर्पण है, और इसका फोकस जो है यहाँ पे F मान लेते हैं और इधर P मानते हैं। ये कितना है, F बराबर 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर है। तो इसका अवतल दर्पण की बोल रहे हैं तो इसका माइनस में 10 होता है, माइनस में होगा, और 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी अवतल दर्पण से, फोकस दूरी इतना है और अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु यानी 15 सेंटीमीटर, U बराबर भी कितना है 15 सेंटीमीटर, ये भी माइनस में होगा, इसका माइनस में होता है। तो इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, प्रकृति बोले तो अगर आप M निकाल लें तो हो जाएगा। तो इसमें प्रतिबिंब निकालना है, F बराबर M बराबर फार्मूला होता है -V/U, ठीक है। F बराबर होता है R/U, R/2। इसमें अपने को V चाहिए, तो V के लिए आप 1/V वाला जो फार्मूला होता है, U बराबर -15 और F बराबर -10 आ चुका है, ठीक है। तो अब 1/V जो फार्मूला था, 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F वाला फार्मूला लगाएंगे। तो अपने को दिया हुआ क्या क्या, 1/V निकालना है प्रतिबिंब प्लस 1/U, 1/U, U कितना था वस्तु दूरी 15, इसमें क्या होता है माइनस में होता है, बराबर 1/F, F कितना है फोकस दूरी -10, माइनस में होगा इसका सब कुछ, ठीक है। तो -10 हुआ, अब 1/V को इधर ही रखेंगे, बराबर अगर करें ये जो माइनस में दिख रहा है इसको उधर ले जाएंगे तो इधर हो जाएगा प्लस में 1/15 और माइनस इधर 1/10 पहले से था। 15 10 का अगर एलसीएम निकाले तो 30 होगा, 30 होगा, ठीक है ना।
30 होगा तो 15 दूनी 30 तो ऊपर 2 और 10 या 30 तो 3 इकाई 3। यहाँ पर देखिए 2 में से 3 को घटाएंगे तो माइनस में आएगा 1 के ऊपर और नीचे आ जाएगा 10। ये 1/भी का मान आया है और इसको उलट देंगे तो भी बराबर आ जाएगा -10, -10 आ जाएगा। ठीक है, या तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो न्यूमेरिकल हमने पहले ही बता दिया है, ठीक है ना। तो उस वीडियो को आप देख ले अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ये -10 आया। माइनस क्या बताता है, माइनस का मतलब हुआ कि वो उल्टा बन रहा है। ठीक है, उल्टा, माइनस का मतलब नीचे पर मुख अक्ष से नीचे बन रहा है तो माइनस में 10 आता है, इसका मतलब ये उल्टा बन रहा है। उल्टा तो इसका प्रकृति से पूछ रहा है तो बस इतना ही लिखना है, माइनस भी है, भी माइनस में आया है, इसका मतलब वास्तविक उल्टा है। तो प्रकृति में लिख देना वास्तविक उल्टा, जैसे कि लिखा हुआ था प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, वास्तविक और उल्टा होगा। तो ये इसका प्रकृति होगा। और भी जो हमने देखा कितना सेंटीमीटर आया था 10, वस्तु का आपने देखा कितना दूरी पे था। आवर्धन भी निकाल सकते हैं इसका। आवर्धन जैसे ये भी हो गया हमारा कितना आया था -10 आया, -10 आया। एम बराबर -v/u होता है। तो एम बराबर अगर लगाना चाहे फार्मूला एम बराबर तो माइनस पहले से और ये -10 आया था, माइनस भी होता है, भी की जगह पे -10 आया था और u कितना -15 है। इस तो माइनस माइनस प्लस यानी ये भी माइनस में ही आएगा, -v/u। ठीक है, तो अगर अवर्धन निकाले तो यहाँ पर माइनस में ही आएगा। दो पर ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये वाला खाली माइनस रहेगा इसका। माइनस में इसका कितना आएगा, 2×5 = 10, 3×5 = 15, 2/3 है। और यहाँ पर देख रहे जो अवर्धन आया 2/3, 2×5 = 10 हमने जो अभी निकाला था 1/30 था, वो शायद 30 था। ठीक है ना, 30 था। तो यहाँ पर देखिए अभी जो हमने भी निकाला, भी जो अभी निकाला था भी बराबर 1/-30 आया था ना, -1/30 आया था। तो इसका 30 होगा, माइनस में 30 होगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो मान था 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी था और यहाँ पे फोकस दूरी ये माइनस में था 1/15 और माइनस में 1/10। एलसीएम लिए थे तो 30 आया था, यहाँ पे 2 - 10 या 30 तो 30, ये -1/30 है तो फोकस -30 आया। भी जो है भी बराबर -30 आया। और u जो है कितना था, तो यहाँ पे m बराबर -v/u, माइनस भी कितना है -30 और u कितना है 15, ये भी माइनस में है। तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे, एक माइनस ये वाला रहेगा यानी माइनस में 15 दूनी 30 यानी 2 गुना m बराबर -2 है। तो यहाँ से भी पता चलता है वास्तविक उल्टा और बड़ा है, दुगुना है तो बड़ा ही है। तो ये लिखना है अपने को समझ के, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, वास्तविक और उल्टा होगा। तो आवर्धन से पता चल गया और भी निकालने से पता चल जाता है इसकी प्रकृति। तो 15 नंबर क्वेश्चन बोला अवतल दर्पण से किसी दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो। तो दर्पण के केंद्र पर अर्थात वक्रता केंद्र पर, ठीक है ना। अवतल दर्पण से किसी दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो। तो किस पर, दर्पण के केंद्र पर होगा, ठीक है ना। इसको दूरी को क्या बोलते हैं, सी और पी के बीच की दूरी के, इसको वक्रता त्रिज्या आर बोलते हैं। ठीक है, तो वस्तु को जब हम लोग सी पर रखते हैं ना तभी उसका प्रतिबिंब सी पर ही वहीं पे ही बनता है। तो वक्रता केंद्र दर्पण के केंद्र पर होगा, ये भी आंसर इसका पता है सभी को कि बराबर प्रतिबिंब और सेम स्थान पे प्रतिबिंब सिर्फ वक्रता केंद्र पर मिलता है। 16 नंबर है किसी गोलीय दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किसी गोलीय दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो वो उत्तल था। उत्तल में हमने देखा था सिर्फ काल्पनिक बनता है, उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और 17 में क्या एक उत्तल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, तो नहीं। उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण में वास्तविक काल्पनिक दोनों बनता है। 18 नंबर में बोल रहा है एक दर्पण की फोकस दूरी f बराबर -15 सेंटीमीटर है, यह अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है। तो देखिए अगर उत्तल होता तो ऐसा होता है, इसका बाहरी भाग जो है ना पृष्ठ होता है, मतलब चमकीला सतह होता है, इधर परिवर्तक सतह इधर होता है, इधर वाला भाग। तो इसका इधर वाले गोले का भाग है तो इसका f और p c सब इधर होगा और p यहाँ पर है तो p इधर की दिशा में नापी गई दूरी माइनस में होता है और इधर की दूरी में प्लस। और अवतल दर्पण में देखें तो इसका p और p तो इधर है और f इधर और c इधर होता है। तो p से इधर तो सॉरी इधर माइनस होता है, p से इधर माइनस होता है और इधर प्लस होता है। अर्थात हम लोग क्या समझेंगे कि उत्तल दर्पण में प्लस होता है, अवतल दर्पण में माइनस होता है। तो हम उस समय भी बताए थे बताते समय। तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, क्योंकि माइनस है तो वो अवतल दर्पण, प्लस है तो उसके बाद बोले हमारे पास 19 नंबर क्वेश्चन है गोलीय दर्पण के आवर्धन की परिभाषा क्या होता है। तो हमें पता है आवर्धन की परिभाषा क्या, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बटा में वस्तु की ऊंचाई। तो ये होता है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, बटा का मतलब ऐसे अनुपात होता है, तो अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। आवर्धन को एम से सूचित किया जाता है, ये सबको बताया। एम बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई या फिर h' बटा h या h i बटा h o, कुछ भी आप अपने अनुसार
लिख सकते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन, आवर्धन एम का ऋणात्मक मान क्या बताता है? एम का ऋणात्मक मान अगर है तो ये क्या बताएगा? वास्तविक उल्टा ऐसा बताएगा। ठीक है, माइनस का मतलब ये प्रधान मुख्य अक्ष के ऊपर बना है, तो ऊपर बना है, सॉरी नीचे बना है, माइनस का मतलब नीचे होता है, नीचे, तो नीचे बना तो नीचे वास्तविक उल्टा बनता है, उल्टा है मतलब वास्तविक है। तो आवर्धन एवं ऋणात्मक मान यह बतलाता है कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है, अर्थात प्रतिबिंब वास्तविक है। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी क्या होगा? फोकस दूरी आधा होता है तो इसको आधा कर देंगे 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर होगा। 22 नंबर है, उत्तल दर्पण के एक उपयोग लिखना। उत्तल दर्पण का उपयोग एक ही उपयोग लिखना, साइड मिरर के रूप में हम लोग करते हैं, तो ये हो गया। फिर गलियों में जो है ना लाइट, गली में जो लाइट वगैरह लगा हुआ रहता है उसमें भी उसी का यूज होता है, उत्तल दर्पण का। 23 नंबर है, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें। ठीक है, फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है, 32 सेंटीमीटर का आधा कर देंगे, फोकस दूरी आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। उसके बाद 24 नंबर है हमारे पास, काल्पनिक प्रतिबिंब से आप क्या समझते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब तो जहाँ पे मिलता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है, आभासी प्रतिबिंब उसको कहते हैं। ठीक है ना, जहाँ पे बिंदु से आती हुई प्रकाश की किरणें हैं, जो अनंत से आए या कहीं से भी प्रकाश की किरणें बिंदु स्रोत से आएगी, दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होगा। तो हमने ऐसा डिफिनेशन इसका लिखाया गया है काल्पनिक प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब का, पहले वहाँ पे हमने अच्छे से डिफिनेशन लिखाया था। ये बुक के अनुसार यहाँ पे आंसर है, किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें परिवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु का काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें परिवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु का काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब में मिलता हुआ प्रतीत होता है, तो ये काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। चूंकि दर्पण उत्तल है इसलिए एफ बराबर ये 16 होगा इसका, तो ये ऐसा है, इसको इग्नोर करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो उत्तल है, उत्तल में फोकस प्लस में होता है, बस इतना आप ध्यान रखना है। और 25 नंबर है, समतल दर्पण में आवर्धन m+1 का क्या अर्थ है? समतल दर्पण में m एक का मतलब क्या होता है कि एक गुना, मतलब वो बराबर है, इक्वल है। जो हमारे पास जो प्रतिबिंब है और वस्तु है उसका आकार बराबर है। एक गुना का मतलब जैसे 2 है और 2 को हम एक गुना कर दे तो ये 2 ही रहेगा ना, 2 बराबर 2, तो वही है एक गुना। 2 गुना होता तो ये 4 हो जाता है, इससे बड़ा हो जाता है। ठीक है ना, ऐसा हम लोग बोलते हैं। एक गुना ये है, तो एक गुना अगर कोई वस्तु इतना बड़ा है और उसी के एक गुना बना है तो उतना ही बड़ा बनेगा, तो ये सेम होता है। समतल दर्पण में आवर्धन m+1 का अर्थ है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है, और m का धनात्मक चिन्ह बताता है कि वह प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा है। चूंकि ये प्लस में दिया हुआ है और सीधा मतलब वो मुख्य अक्ष से ऊपर बना होगा प्लस में, तो और काल्पनिक भी है, ऐसा भी लिख सकते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण जिसका वक्रता केंद्र C है पर एक किरण A से भी आपतित होती है, या किस दिशा में परावर्तित होगी? एक गोलीय दर्पण जिसका वक्रता केंद्र C है, ठीक है, अभी ऐसा देख लेते हैं, ये हमारे पास वक्रता केंद्र C है और पर यानी इसी पर एक किरण ए सी भी आपतित होती है, ऐसा कोई किरण आपतित होती है और इसी की दिशा में, तो हमको पता है ना सी की दिशा में आएगा तो वो इसी दिशा में लौट जाएगा। अगर इस दिशा में आ रहा है ना तो इसी दिशा में लौट भी जाएगा। तो ये हम लोग जाते हैं, तो यह किस दिशा में परिवर्तित होगी? इस उसी दिशा में होगी। एक गोलीय दर्पण जिसका वक्रता केंद्र सी है पर एक किरण ए से भी आपतित होती है, तब वह उसी दिशा में लौट जाती है, क्योंकि वक्रता त्रिज्या दर्पण पर स्थित किसी बिंदु पर अभिलंब की होती है, पर अभिलंब होती है। ठीक है ना, त्रिज्या जो वक्रता त्रिज्या क्योंकि वक्रता त्रिज्या दर्पण पर स्थित किसी बिंदु पर अभिलंब होती है, इसलिए जो किरण दर्पण के वक्रता केंद्र सी पर पड़ता है तो वह दर्पण दर्पण लंबवत होती है, तो वह दर्पण लंबवत होती है, अतः परिवर्तन के बाद वह उसी पथ पर लौट जाती है। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है कि जब जो किरण दर्पण के वक्रता केंद्र सी पर पड़ता है तो वह दर्पण दर्पण के लंबवत होती है, तो वह दर्पण के लंबवत होती है, दर्पण के या के दर्पण की कर देना यहाँ पे, लंबवत होती है, अतः परिवर्तन के बाद वह उसी पथ पर लौट जाती है। वक्रता केंद्र जैसे ये सी है, तो अगर बीच में केंद्र जो देख रहे हैं वो हर तरफ से इधर चाहे इधर इधर ऐसा लंबवत ही होता है, कहीं भी हम लोग देखें तो लंबवत होता है, इसलिए इसके दिशा में आने वाले प्रकाश की किरण कहीं से भी गुजरे अगर उसकी दिशा में है तो वो लंबवत लौट जाती है। 27 नंबर है, अवतल दर्पण के कोई दो उपयोग लिखना है, कोई भी दो उपयोग लिखना है आपको, 4-5 उपयोग लिखाया हुआ। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती या फिर दाढ़े बनाने के रूप में किया जाता है, और दूसरा टॉर्च वाहनों के हेडलाइटों तथा सर्च लाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, बस प्रयोग किया जाता है, बाकी ज़्यादा नहीं लिखना। ठीक है, दर्पण का परिवर्तकों के रूप में प्रयोग किया जाता है। और अब लघुतरीय प्रश्न है, यहाँ पे बोल रहे हैं अपसारी समांतर और अभिसारी किरण पुंज से आप क्या समझते हैं? तीनों का डिफिनेशन, अपसारी एक बिंदु से निकलता हुआ यहाँ पे प्रतीत होगा, समानांतर रूप में किरण जाएगा, और यहाँ पे अभिसारी एक बिंदु पर आकर मिलता हुआ।
अब सारी किरण पुंज जैसे इस प्रकार की किरण पुंज प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है, ये सब कुछ बताया हुआ। समांतर किरण पुंज ऐसे किरण पुंज प्रकाश की किरण एक दूसरे को समानांतर होती है, बहुत अधिक दूरी पर स्थित प्रकाश स्रोत से आते किरण पुंज को समानांतर किरण पुंज माना जाता है। अब सारी किरण पुंज इस प्रकार की किरण पुंज प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलते हुए प्रतीत होती है, अतः ऐसे किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरी घटती जाती है। यानी एक बिंदु पर ऐसे ऐसे आकर मिल रहा है, तो उधर तो ऐसा फैल बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ जैसे जैसे नज़दीक आएगा यहाँ पे गैप कमता जाता है, बहुत सारे किरण आएंगे एक बिंदु पर मिलेंगे, ठीक है ना। ऐसा तो ये एक दिशा में एक बिंदु पर आकर मिलता हुआ प्रतीत होता है या फिर मिलता है वास्तव में या काल्पनिक में, बट इसको हम लोग बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज। दूसरा पारदर्शी, परभासी और अपारदर्शी में। पारदर्शी जिसे आर पार हो जाता हो, परभासी जिसे थोड़ा बहुत पार होता है, अपारदर्शी जिसे आर पार नहीं होता हो। पारदर्शी पदार्थ वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के छोटे से भाग को ही अपने में होकर जाने देती है। ये तो परभासी पदार्थ तो पता है, थोड़ा बहुत जो प्रकाश की मात्रा आर पर होगी, तो यहाँ पे उसी प्रकार से लिखा हुआ है, एक छोटे से भाग को ही अपने में होकर जाने देता है वे परभासी पदार्थ कहलाते, जैसे घिसा हुआ कांच, तेल से भींगा हुआ कागज, बैलून का रबर, दूध इत्यादि। ये सब अपारदर्शी पदार्थ जिससे प्रकाश की आर पर किरणें नहीं होती है। और इससे पहले तो हमने पारदर्शी को यहाँ पे लिखा हुआ ही नहीं है, तो कोई नहीं, पारदर्शी को आप यहाँ पे लिख ले। वैसा ही करके वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश को पूर्ण रूप से होकर जाने देती है, पारदर्शी पदार्थ कहलाती है। इसी से आप लिख सकते हैं, वैसे हमने पहले भी लिखा दिया था, यहाँ पे छूटा हुआ है, तो ये तीनों आपको लिखाया हुआ है। उसके बाद तीसरा नंबर प्रकाश के परिवर्तन के नियम को लिखना है, तो इसके दो नियम होते हैं, आपतित किरण, परिवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। और दूसरा है आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होते हैं। सब कुछ बताया। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है हमने पहले भी बताया था, इसका अंतर अलग अलग करके भी लिखाया था, या फिर दोनों का आप डेफिनेशन देकर भी दे सकते हैं, जैसे कि हमने पहले अलग अलग करके बताया हुआ है आपको, ठीक है ना। तो उसको देख लिया, प्ले लिस्ट में वीडियो बना हुआ है। यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब का डिफिनेशन लिख लिया, आभासी प्रतिबिंब का अलग अलग डिफिनेशन लिख लिया, यह भी अंतर हो जाएगा। किसी बिंदु स्रोत से निकली हुई किरण पुंज परिवर्तन या परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, इसे प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। यह हमेशा उल्टा होता है, ये सबको पता है, ठीक है। इतना बातें तो हमने पहले ही बताया था। और उसी का अपोजिट यहाँ पे मिलता हुआ सिर्फ प्रतीत होगा, किसी बिंदु स्रोत से निकली हुई किरण पुंज परिवर्तन या परिवर्तन के बाद जिस बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत होती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, इसे प्रतिबिंब प्राप्त नहीं किया जा सकता है, यह हमेशा सीधा होता है। तो ये आप ध्यान में रखें, यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होती है, परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है वहाँ पे लिख लेना है। 4 और 5 नंबर है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों की किन्हीं 3 विशेषताओं का लिखना। समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसकी 3 विशेषता को लिखना है। 3 विशेषता कोई भी लिख लेना है उसमें से। जैसे प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, समतल दर्पण में पीछे बनता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का बराबर होता है, ये भी ठीक। प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा होता है, तो ये भी ठीक है। तो ये तीनों तो आपको पता ही हो जाएगा अगर समतल दर्पण के बारे में सोचेंगे तो। फिर 6 नंबर है अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर बताना है। तो अवतल दर्पण में क्या है कि इसका परिवर्तक सतह धंसे हुए भाग की ओर होता है। अवतल दर्पण को हमने देखा था, धंसा हुआ भाग की ओर होता है इसका परिवर्तक सतह। और जैसे कि अवतल दर्पण है ना, अवतल दर्पण ऐसा ये, तो इसका परिवर्तक सतह धंसा हुआ भाग की ओर होता है इधर, ये कलाई का भाग ऊपर की ओर होता है, ठीक है ना। ऊपरी भाग पर पॉलिश किया हुआ रहता है, ये पॉलिश किया हुआ भाग ऊपर रहता है। वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब इसमें बनता है। उत्तल दर्पण में वैसे लिखना है, इसमें परिवर्तक सतह उभरी हुई होती है और धंसा हुआ भाग पॉलिश किया हुआ होता है, और इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। 7वां गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या से आप क्या तत्पर है ये बताना है। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या से, तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है ना। मतलब उसके त्रिज्या को या फिर पी और सी के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। 8वां नंबर है किस दर्पण के केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण के केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, अवतल या उत्तल, तो ये उत्तल हो जाएगा, ये तो आपको पता ही है। 9 नंबर है कि उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर या पीछे देखने के आईने के रूप में क्यों किया जाता है, क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा होता है। ये भी क्वेश्चन हमने लिखवाया अच्छे से, तो उसी को देख ले और इसको इग्नोर करे। वैसे क्वेश्चन आंसर हम लोग पूरा यहाँ पे बता ही रहे, बट जो क्वेश्चन मेन था वो सब कुछ लिखाया हुआ पहले से। तो इसका उत्तर होगा उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के पीछे देखने के आईने के रूप में इसलिए किया जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब छोटा, सीधा एवं ध्रुव फोकस के बीच होता है। बना प्रतिबिंब छोटा, सीधा एवं ध्रुव फोकस के बीच होता है, ध्रुव और फोकस के बीच होता है उत्तल दर्पण में। इस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है, इन्हीं कारणों से इसका उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। प्रतिबिंब जो बनता है, जैसे कि ये है उत्तल दर्पण और इसका अंदर का भाग कलाई किया हुआ है, यहाँ पे पी है, इधर से आप मतलब कहीं पे वस्तु होगा पी और इधर अनंत के बीच में, तो इसका जो प्रतिबिंब है एफ और पी के बीच में बनेगा, बड़ा बनेगा। ये हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहे हैं अवतल दर्पण में प्रमाणित करें कि एफ बराबर r/2 होता है, और ये हमने प्रमाणित कर दिया है, तो प्लेलिस्ट में आप जाकर देख ले, काफ़ी ईजी मेथड आपको बताया गया है इसको सिद्ध करने के लिए। तो इसके लिए तो आपको काफ़ी अच्छे से समझना होगा, इसलिए यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि हम लोग अच्छे से
इसको बता सकते हैं यहाँ पे खास करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग के समय। और इसको मैं फिगर वगैरह भी बनाना अच्छे से सिद्ध करना है। ये 4 5 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको आप अच्छे से देख ले। वैसे क्या है, F बराबर R बटे 2 सिद्ध करना उपरोक्त चित्र में परिवर्तन के नियम से। ये सब समझ में भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे फिगर हमने बनाया नहीं है। तो इसका आंसर आप बढ़िया से देख ले, वहीं पे लिखा हुआ है। मतलब कि इसको एक अलग इसका वीडियो ही बना हुआ है F बराबर R बटा 2 का। ठीक है, फिर दर्पण सूत्र है, F बराबर R बटा 2 है, वर्धन सूत्र है, सब कुछ सिद्ध किया हुआ है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो उसको आप देख ले। और काफ़ी अच्छे इजी मेथड से बताया हुआ है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए तो स्पष्ट किरण, यहाँ पर देखे 13 नंबर, इसमें 10 था। 10 के बाद जो हम लोग देख रहे हैं ना यहाँ पे, और जो क्वेश्चन था उसमें कुछ दीर्घ का था, इसलिए ऐसा यहाँ पे गड़बड़ा चुका है। 12 जो था उसका वो दीर्घ में आता है। तो यही है, बस एक क्वेश्चन नंबर को इग्नोर करें और सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान दें। तो यही है आपका लघु। स्पष्ट किरण रेख द्वारा अवतल दर्पण में आभासी एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनाना दिखाइए। आभासी और आभासी मतलब वही काल्पनिक और बड़ा प्रतिबिंब अवतल दर्पण, इस प्रकार उपयोग अवतल दर्पण का एक व्यवहारिक उपयोग भी बताना है। तो उत्तर है व्यवहारिक ज्ञान, इसका प्रयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। बस स्पष्ट किरण आरेख द्वारा अवतल दर्पण में आभासी एवं आवर्धित प्रतिबिंब का बनाना दिखाना है। तो वो दिखाने के लिए देखिए आपको क्या करना होगा कि जो हमने एक फिगर था किरण आरेख आभासी बनाना है, तो ऐसे आपको एक अवतल दर्पण बनाना है, बाहर वाला भाग को कलेक्ट करना है। उसके बाद ऐसे एक मुख्य अक्ष लेना है, यहाँ पे P होगा, P से F जितना दूरी लेंगे उसके दुगना दूरी पे यहाँ पे C रहेगा, अर्थात C और P के जितना दूरी उतना C और F की दूरी रहेगा। और बोल रहा है कि F और P के बीच में आभासी बनाना है, तो यहाँ पे एक वस्तु को रखना है और इसका किरण जो है ना, इसका सीधा एक ध्रुव से गुजारना है और एक वक्रता केंद्र की दिशा में गुजारना है। ठीक है, वो आप गुजार लेना है, वक्रता केंद्र यहीं पे रहेगा, तो वो हो जाएगा। अपने हिसाब से मिला के वक्रता केंद्र की दिशा मिलाना है। जब यहाँ पर देखिए इस प्रकार से फैलता हुआ जाता है, पीछे की ओर अगर मिलाएंगे ना ऐसे, तो ये कहीं ना कहीं पे मिलेगा, जहाँ पे मिलेगा वही वस्तु का प्रतिबिंब। बस ये किरण आरेख को आपको पढ़ना है इसमें, और लिख देना है कि इसका एक उपयोग प्रतिबिंब बनाना दिखाना, उसके बाद इसका अवतल दर्पण का एक व्यवहारिक उपयोग भी बताना है। तो ये तो दाढ़े बनाने के लिए हो गया। ठीक है, P और F के बीच में ये होता है वहाँ पे। 14 नंबर है, इसी 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण की सहायता से सीधा प्रतिबिंब बनाना हो तो दर्पण से वस्तु की दूरी का परास क्या होना चाहिए, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा कि छोटा। इस परिस्थिति में प्रतिबिंब के बनने की क्रिया को दर्शाने के लिए एक किरण आरेख खींचना है। तो जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने उसके ध्रुव और फोकस के बीच में हो तो उस वस्तु का सीधा एवं वर्धित प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, ये हमने अभी देखा था। अतः उपर्युक्त परिस्थिति में वस्तु की दूरी दर्पण से 0 से 25 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए, प्रतिबिंब आभासी होगी और वह वस्तु से बड़ा होगा। तो ये पूछ रहा था इतना चीज़ें, बस इतना ही इसका आंसर लिखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वैसा ही कुछ नहीं पूछ रहा। 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक अवतल दर्पण की सहायता से सीधे प्रतिबिंब बनना हो तो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण की सहायता से, फोकस दूरी इसमें कितना लेना है 25 सेंटीमीटर। जब फोकस दूरी 25 लेंगे तो आप ध्यान से देखें तो अगर ये P है, ऐसा अगर हम देख रहे हैं ये P है और फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर पे है, ये F है, तो इसी के इसके बीच में बनता है, इसके बीच में बनता है। तो यहाँ पे 0 से यह स्टार्ट होता है 25 सेंटीमीटर इधर, तो इसके 0 और 25 के बीच में ही बनेगा, यहाँ पे कहीं पे F और P के बीच में, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा क्या है, नहीं प्रकृति किसका बताना है, तो ये इतना आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन अगर मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो कल्पना कीजिए कि आप एक चमकीले कागज से ढके बेलनाकार खंभे के सामने खड़े हैं। ठीक है, और वो जो एक कागज से ढका बेलनाकार चमकीला कागज है, वो बेलनाकार खंभा है, उसके सामने खड़े हैं। इस प्रकार से बने बेलनाकार दर्पण में आप किस प्रकार का प्रतिबिंब देखेंगे। यहाँ पर जो बेलनाकार दर्पण की बात बोल रहा है, तो बेलनाकार जो होता है वो समतल दर्पण और उत्तल दर्पण का संयोजन होता है, वो दोनों की तरह ही काम करेगा। अब दोनों का संयोजन है तो कह रहा है कि बेलनाकार दर्पण एक तरह से समतल दर्पण और उत्तल दर्पण का संयोजन है। अब ऊर्ध्वाधरता यह एक समतल दर्पण और क्षैतिज एक उत्तल दर्पण की तरह कार्य करेगा। अतः ऐसे दर्पण में व्यक्ति के प्रतिबिंब की लंबाई व्यक्ति की लंबाई के बराबर होगी, इसलिए ऐसे दर्पण में व्यक्ति को अपना चेहरा और शरीर पतला दिखाई
देगा। ठीक है, एक्चुअल में वो लंबा तो दिखाई देगा ही, लंबा दिखाई देगा, लेकिन चौड़ाई जो है ना प्रतिबिंब की वो कम दिखाएगा वस्तु के सापेक्ष में। 17 नंबर है, निम्नलिखित परिस्थितियों में जिस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है उनका नाम लिखना है। कार के हेडलाइट में बोल रहा है तो हेडलाइट की बात बोल रहा है तो वो अवतल हेडलाइट, साइड मिरर की बात नहीं बोल रहा है। साइड मिरर बोल रहा है तो उत्तल। सौर भट्टी तो ये तो अवतल ही है जो एक जगह प्रकाश को केंद्रित करता है। ठीक है, ये था हमारा लघु उत्तरीय अवदीर्घ क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप पहले वाला जो हमने वीडियो बनाया था शुरू से ही, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसा, उसको आप ज़रूर से देख लें। ठीक है, उससे सारा चीज़ क्लियर हो जाता है। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है, जो भी VVI सब कुछ वहाँ पे लिखाया हुआ है। दीर्घ में बोला निम्नलिखित चित्र के किरण रेख को पूरा कर प्रतिबिंब का स्थान निर्धारित करना है। किरण रेख नीचे आपको दिया हुआ होगा, तो किरण रेख यहाँ पे देखिए नीचे दिया हुआ है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित चित्र के किरण रेख को पूरा कर प्रतिबिंब का स्थान लिखना है। यहाँ पे C और F के बीच में है, तो C के पास रहा तो C के पास ही बचता है। C और F के पास एक स्टेप इधर है तो एक स्टेप ये भी जाएगा, यानी C और अनंत के बीच में ये वाला बनेगा, और ये C पर है तो ये C पर ही बनेगा। ठीक है, दो केस है, दोनों को लिख देना है। पहले वाला में बिंब की स्थिति वक्रता केंद्र और फोकस के बीच है, तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। या प्रतिबिंब वास्तविक और आवर्तित है। ठीक है, या फिर वास्तविक उल्टा है, वैसा भी लिख सकते हैं आप। चित्र में OA बिंब का प्रतिबिंब, OA बिंब का प्रतिबिंब IB बनता है जो वास्तविक प्रतिबिंब है। तो ये रहा चित्र के अनुसार, यहाँ पे AB लिखना है, AB। ठीक है ना, AB वस्तु और प्रतिबिंब आप बना कर कुछ भी नाम दे सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। या फिर आप इतना भी लिख सकते हैं, बोल रहे हैं पूरा प्रतिबिंब का स्थान निर्धारित सिर्फ करना है बस, तो आप इतना भी लिख सकते हैं। बिंब की स्थिति वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है, और बाकी और थोड़ा सा लिख दे कि यह प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। बस इतना लिखना, ज़्यादा वो भी वैसा नहीं करना है। ठीक है, अगर करना चाहे तो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिबिंब ऐसा वस्तु था, ऐसा प्रतिबिंब बना, वो AB वस्तु मतलब उसका नाम, प्रतिबिंब का नाम आपको दे देना है और वहाँ पे लिख देना है। ठीक है, उल्टा बनेगा तो A नीचे आ जाएगा और B तो A' B' इसका नाम दे देंगे ऐसा। तो ये अपना दे देना है हिसाब से। बाकी स्थान तो आप बता ही सकते हैं, और प्रतिबिंब कैसा है वो तो इजीली बता सकते हैं। दूसरा है, यहाँ पे देख रहे हैं C पर है, तो जब बिंब या वस्तु वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब केंद्र यानी वक्रता केंद्र पर ही बनता है, जो वास्तविक एवं वस्तु के बराबर बनता है। वास्तविक उल्टा एवं वस्तु के बराबर बनता है, तो बस इतना ही लिखना है। दूसरा, स्पष्ट किरण आरेख द्वारा अवतल दर्पण में आभासी एवं आवर्धित प्रतिबिंब का वर्ण दिखाए, इस प्रकार का प्रयुक्त अवतल दर्पण का एक व्यवहारिक उपयोग भी लिखना है। तो अवतल दर्पण का उपयोग तो आराम से लिखा जाएगा। बोला कि आरेख द्वारा, किरण आरेख द्वारा अवतल दर्पण में आभासी एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनाना दिखाना है। तो हमने अभी ऊपर भी देखा था, F और P वाला जो किरण आरेख है उसको बना देना है आपको, और उसको बनाने के बाद बस लिख देना उसके बारे में। अवतल दर्पण के सामने उसके मुख्य अक्ष, फोकस और ध्रुव के बीच जब किसी बिंब को रखा जाता है तब उसका सीधा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। यह प्रतिबिंब आभासी और बिंब से बड़ा होता है। किरण आरेख OA बिंब है जो P और F के बीच स्थित है, और IB दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब है ना। अवतल दर्पण का एक व्यवहारिक उपयोग हजामती दर्पण के रूप में होता है। तो ये जो किरण हम लोग जब बनाएंगे किरण आरेख, तो उसमें हम लोग जो वस्तु का नाम देंगे उसके अनुसार आपको यहाँ पे जैसे OA है तो आपको AB दे देना, और प्रतिबिंब का नाम अगर सीधा बनेगा तो उसी के अनुसार A' B' करना, और उल्टा बनेगा तो A' B' करना है या B' A' करना है। ठीक है, तो वो तो उल्टा वाला उनको बताया हुआ था। जैसे वस्तु रखे A और B, बना सीधा ही बना तो ये A' B' हो गया। अगर उल्टा बनता तो A नीचे A' B' कर देते। ठीक है, ऐसा नीचे से A', प्रतिबिंब ऐसा बना तो सोझा A', या फिर DE इसका सीधा नाम दे देंगे, या अलग हम लोग नाम दिए थे पहले भी, तो वैसे ही नाम दे देना। उसके बाद तीसरा है, यदि 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण की सहायता से यदि 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण की सहायता से, दर्पण कैसा है, अवतल दर्पण है, फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, और इसकी सहायता से सीधा प्रतिबिंब बनाना हो तो, ठीक है, बनाना हो तो अवतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनाना हो तो वो P और F के बीच ही रखेंगे। ठीक है, इतना बात। बनाना हो तो दर्पण वस्तु की दूरी का परास क्या होगा, दर्पण वस्तु दूरी का परास क्या होना चाहिए
प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा या छोटा होगा। इस प्रकार से प्रतिबिंब बनने की क्रिया को दर्शाने के लिए एक किरण अरे खींचना है। तो ऐसा क्वेश्चन हमारे ख्याल से पहले भी था, ठीक है, तो वो दीर्घ में ही आएगा या फिर लघु में ही था। ऐसा क्वेश्चन एक बार आओ हमने पहले भी देखा था, तो वही वाला है, आपको ये तो पता ही है। 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी है तो 0 और 25 के बीच में ही बनेगा, ये हमने पहले भी बताया था। उसके बाद चौथा है, किरण रे की सहायता से स्पष्ट करें कि उत्तल दर्पण में किसी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति क्या होगी। किरण रे की सहायता से किसमें, उत्तल दर्पण में किसी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति दोनों बताना है। तो आपको एक किरण रेख पार देना, 2 केस था इसमें, उत्तल दर्पण में 2 केस ही था। एक तो अनंत और एक पी और एफ के बीच में वस्तु के रखेंगे, यहाँ पे पी है और यहाँ पे एफ है और यहाँ पर सी है, तो यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। तो वैसे आपको एक किरण रेख, आपको एक किरण यहाँ से गुजार देना है, और एक चाहे तो वक्रता केंद्र की दिशा में गुजार दे या समानांतर गुजारेंगे, तो ये फोकस की दिशा में ऐसा मिलाएंगे और इसको ऐसा मिलाएंगे, तो यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। तो ऐसा किरण रेख आपको बना देना। उसके बाद लिखना है अपने अनुसार, उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब हो सकते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब हमेशा सीधे और वस्तु से छोटा होते हैं, ये सबको पता है। और दर्पण के ध्रुव और उसके मुख्य फोकस के बीच, दर्पण के पीछे बनते हैं, ठीक है ना, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में ही बनता है, दर्पण के पीछे। उत्तल दर्पण में वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर होती है, जो फोकस पर स्थित है। साथ ही प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी, छोटा और सीधा होता है। तो ये तो प्रकृति सब आराम से लिख देंगे। प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी, छोटा और सीधा होता है। छोटा होता है, सीधा भी होता है और काल्पनिक भी होता है। उत्तल दर्पण में वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर होती है, जो फोकस पर स्थित है। अगर प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर होती है तो वस्तु की स्थिति फोकस पर होती है, ऐसा भी यहाँ पे लिख सकते हैं। चूँकि फोकस पे बनता है और पी और अनंत के बीच में होता है, तब एफ और पी के बीच में बनता है। तो आपको सब कुछ बताया हुआ है, ठीक है। 6 केस बताया हुआ था और कैसा बनता है वो भी बताया हुआ था। तो बस आपको किरण रेख को बनाना है और थोड़ा सा नीचे लिख देना है, ऐसा बनेगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिस्थितियों में जिस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है उनका नाम लिखना है। हेडलाइट में, कार का हेडलाइट में, तो ये तो पता ही है, कार के हेडलाइट में। अच्छा, कारण भी इसमें पूछ रहा है, उनका नाम बताया, अपने उत्तर का कारण भी देना है। कार के हेडलाइट में इसका उपयोग क्यों होता है, समानांतर किरण पुंज निकलता है इसलिए। कार के हेडलाइट में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, इसको भी हमने समझाया था। साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है, इसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। इनका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक है क्योंकि ये बाहर को वक्रित होते हैं। मेन पॉइंट है कि ये सीधा और छोटा और दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। ये 3 पॉइंट तो मेन है, ये लिख देंगे हो जाएगा इसका, ठीक है। मेन बात वही है। सौर भट्टी, सौर भट्टी में किसका उपयोग किया जाता है, सौर भट्टी में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण और भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। सौर भट्टी में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ये था कुछ क्वेश्चन आंसर और यहीं पे चैप्टर 1 क्लियर हो जाता है। अब इसमें कुछ भी नहीं बताना है, बस हम लोग चैप्टर नंबर अब 2 की ओर बढ़ेंगे और उसको देखेंगे। तो वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।